नमस्कार, सनराइज न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आपने सोचा है कि ज़िंदगी में हम कितने महंगे महंगे वाहन लेते हैं। आप सभी भी कई सारे टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स लेते होंगे, लेकिन सेफ्टी के नाम पर कुछ चंद पैसों से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और उसके बाद की जो दुर्घटने की शुरुआत हम कर देते हैं वो हमें ही नहीं, पूरा हमारा परिवार, हमारा पूरा खानदान और समाज तक में उसका प्रभाव पड़ता है। इसी का बीड़ा समझ के एक बंदा उठता है, वहाँ से अपनी शुरुआत करता है और उसके बाद समाज में एक नई पहल फैलाता है। इनके एक मित्र थे और उन मित्र एक घनिष्ठ, क्योंकि एक दोस्ती एक भाई से बढ़ करके उनको मानते थे, और उसकी घटना के बाद उन्होंने एक बड़ा स्टेप उठाया। आज पूरी दुनिया उनको हेलमेट मैन के नाम से जानती है। आज उन्हीं हेलमेट मैन का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं और वो बहुत सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो सेफ्टी के नाम पर तमाम तरह की चीज़ें करती हैं, अगर सरकार ही कर रही होती तो इस व्यक्ति को क्यों इनिशिएटिव लेना पड़ता। अगर सरकार की तरफ से सारी चीज़ें हो जाती और समाज से खुद लोग सामने निकल के आते तो फिर इनको क्यों इनिशिएटिव लेना पड़ता। वही तमाम सारी चीज़ें रहेंगी और इस जर्नी की शुरुआत जो आज यहाँ तक पहुँची है कि देश विदेश में इनके नाम का जो डंका बज रहा है, जो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जा रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। एक हर कहीं से जब पहल शुरू होती है, जिस सफ़र की शुरुआत होती है, तो उस सफ़र की शुरुआत करने से पहले कुछ एक ऐसा वाक़या होता है जब हम निकलने की घर से कोशिश करते हैं। तो वो कौन सा किस्सा हुआ जब आपने, क्योंकि आपने एक तमाम इंटरव्यूज़ में अपनी वो बातें बताई, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आखिर यही स्टेप आपको इसी तरह से क्यों लगा? आप दूसरी तरह से भी इसको कुछ कर सकते थे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि मैं निकलने के दौरान ये मेरे मस्तक पे आपके इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ इस वक्त हेलमेट लगा करके ही। और ये हेलमेट, मैं तो असल ज़िंदगी में राघवेंद्र हूँ, लेकिन आपने जो मेरा नाम रखा हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, आज मुझे पूरा भारत दुनिया जान रही है। तो इस नाम के पीछे मेरा मित्र है और मित्र आज मेरे मस्तक पर, जो कि एक हेलमेट के रूप में दिखाई भी दे रहा है। और मैं जब सड़कों पे निकलता हूँ तो यही कि शायद जो मेरे मित्र के साथ जो हादसा हुआ वो और किसी के साथ ना हो। जो मेरे मित्र के साथ जिस फैमिली में जो परेशानियाँ जो हमने वो करीब से देखा, जो हादसे के बाद जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो उस तरीके से उन परिवारों में ना हो। उसी चीज़ को लेकर के एक संकल्प जो मेरे मन में 2014 से वो चीज़ें हुई और उन्हीं यादों को लेकर के मैं सड़कों पे जो निकलता हूँ और कहीं ना कहीं हेलमेट लेकर के ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। और आज उस ज़िंदगी बचाने की एवज में आज बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे कार्यों के द्वारा, जो अपनी घरों में तस्वीरें लगा कर के रखे, जो आज मुझे पूरे भारत भर से लोग याद करते हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे कार्यों की आम जनता जो कल तक नहीं जानती थी कि सड़क हादसों के प्रति कोई इस तरीके से एक हेलमेट मैन भी जो निकला हुआ है जो हादसों को रोकने के लिए, और एक प्रेरणा जो उन परिवारों में भी जाती रहती है जो हादसों में, जहाँ पे हेलमेट ना होने की वजह से उस परिवार में जो चिराग बुझ जाता है। तो यही सब जो यादें कहीं ना कहीं जो मेरे कार्य को जो प्रेरणा बनी है और आज अपने कार्य की मैं शुरुआत कर रखा हूँ। एक तो आप जैसे हमेशा जब आप हमें लेने पहुंचे, आपने रिसीव किया हमें, तब भी आप हेलमेट लगाए हुए थे। हम आपकी तमाम तस्वीरों में देखते हैं, जब कभी भी आप सोशली जहां भी हमने देखा, आप हेलमेट हमेशा लगाए रहते हैं। तो एक तो जो एक वर्ग होगा वो ये समझता है, जो आपको जानता होगा पहली दफ़े में, वो आप पढ़ भी लेगा हेलमेट मैन, वो पीछे से भी आपने जो इसका पूरा हेलमेट का स्ट्रक्चर है वो देख लेगा। एक वर्ग जो होगा, जो समाज में आपको पहली नज़र में देखेगा, जो नहीं जानता होगा, तो उसके लिए तो आप एक फ़नी पर्सन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं भी कार से भी जा रहा तो हेलमेट लगा के जा रहा, टहल रहा तो हेलमेट लगा के टहल रहा, तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट लगता है आपको? ये पहले शुरुआती दौर में हुआ करता था, जो लोग हंसा करते थे, और उस समय चालान का भी दौर था, तो लोग ये कहा करते थे कि लगता है चालान से ये व्यक्ति बहुत डर गया है, इस वजह से कार में भी हेलमेट लगा के चल रहा है। लेकिन जब अगले ही पल जो मुझ पर हंस रहा होता है, जब वो कार में मैं देखता हूँ, जब सीट बेल्ट जब नहीं पहने होता है या व्यक्ति हाथ में हेलमेट लेके टांग के चल रहा होता है, तो जब मैं इशारा करता हूँ कि ये सीट बेल्ट लगा लें और ये हेलमेट्स के प्रति इशारा करता हूँ, तो सामने वाला समझ जाता है और ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं वो हमें मैसेज देने के लिए व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ। और मेरी गाड़ी के पीछे संदेश भी है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। तो हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करिए, मैसेज लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत लोग समझ जाते हैं। और मैं ये हेलमेट तो मेट्रो के दौरान भी, चाहे फ़्लाइट में सफ़र करता हूँ तब भी लगा करके चलता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, जब आकर के वो सेल्फ़ी लेते हैं तो बाकी लोग भी गूगल पे सर्च करते हैं कि भाई ये कौन है हेलमेट मैन, या कहीं ना कहीं लोगों से क्यूरियोसिटी पूछते हैं कि भाई ये व्यक्ति कौन है जिनके साथ आप सेल्फ़ी ले रहे थे। जब पता चलता है तो लोग आते हैं। बाकी
आज भी भारत के मैं तमाम सड़कों पे जब निकलता हूँ तो मैं लोगों के लिए हंसी का ही पात्र रहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सोच क्रिएट करना है कि आखिर क्यों ये व्यक्ति हेलमेट लगा करके निकला हुआ है और क्या मैसेज है। और अगले पल ही वो देख रहे होते कि मेरे हाथ में एक हेलमेट भी रहता है, मैं अपने खिड़की विंडो से निकालता हूँ और जो व्यक्ति बिना हेलमेट जा रहा होता है सड़कों पे जब उसे दे देता हूँ तो जो कुछ पल वो हंस रहे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं क्या ये हेलमेट हमें भी मिल जाएगा। तो ये मेरा रहता है कि कहीं ना कहीं उनको मेरे बारे में फिर समझ में आता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद से वो भी शपथ लेते हैं और कहीं ना कहीं जो कुछ पल पहले वो हंस रहे थे अब वो कहीं ना कहीं मेरे अभियान का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो ठीक कही आपने, लेकिन कई दफ़े हमने देखा है जब हेलमेट मैन पहुंचते हैं लोगों के बीच। एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ जब आप नमाजियों को रोक रहे थे और उनसे बोला कि आप 3-3, 4-4 लोग एक बाइक पे बैठे हो, हेलमेट को यूज़ करते हुए जाओ। कई दफ़े आप रोड पे अपनी कार को शीशा उतार के लोगों से कह देते हो। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा कि लोग पलट के उल्टा जवाब दे देते होंगे कि आपसे क्या मतलब, आपसे क्या, या आप उसमें से कुछ ऐसा होता होगा कि आप उसको अनकंफर्टेबल फील करते हो कि आप ऐसे शब्द कोई कह गया जबकि आप अच्छा करने जा रहे थे। उस वक्त पे आपको थोड़ा सा वो नहीं लगता कि यार सब उल्टा ही बोल जाते हैं मुझ पर? हाँ, ऐसे बहुत बार होता है और आज भी हमारे देश में सबसे बड़ी जो पढ़ा लिखा वर्ग है अगर उनको ट्रैफिक नियम के लिए तोड़ते हैं तो वो समझते ना कि बल्कि वो गुस्सा करते हैं। और आज भी हमें ये चीज़ होता है। आपने नमाजी का देखा, ये भारत में ऐसे बहुत लोग दुआ और आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं लेकिन उनको भगवान के रूप में ये नहीं दिखता है कि या ईश्वर के रूप में कोई आकर के हेलमेट्स के लिए टोक रहा है। हो सके एक जो उनके माइंड में जो आइडियोलॉजी विकसित है कि शायद भगवान मुकुट पहन करके या टोपी लगा करके आएगा, वो नहीं, हम इंसान में से ही भगवान होते हैं जो कहीं ना कहीं। तो मेरा यही रहता है कि जो हादसों के बाद जो परिवार दुआ मांगने जाता है, चाहे मस्जिद में या फिर मंदिर में या गुरुद्वारा में या चर्च में, क्यों ना उस दुआ को पहले से ही हम रोकें। और अच्छी चीज़ के लिए कोई भी आपके साथ वो लड़ जाता है, वो नहीं समझ पाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही उस मस्जिद के पास हुआ था, लोग टोपी लगा लेते हैं मगर हेलमेट्स को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और जैसा कि हर फ्राइडे के दिन जो नमाज होती है 750 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें से 250 लोगों की मृत्यु होती है। ये जो आंकड़े, ये जो बहुत ही एक भयावह स्थिति है। तो मेरा ये था कि हम क्यों ना कड़े संदेश दें। और मस्जिद के जो मौलवी वो भी चाहते थे कि नहीं हमारे जो यहाँ पर आए हेलमेट लगा करके आए। तो ये सारे तमाम इन चीज़ों पे मैं बातें करता हूँ, चर्चा करता हूँ हर मंदिर में भी जा कर के, हर जगह पे, लेकिन इसके लिए कोई आगे नहीं आ पाता है। आज भी हमारे देश में 75 साल आज़ादी के बाद भी हम इस देश में सड़क हादसों के प्रति हम चाहे बच्चों की पाठशाला में हम उन्हें भी नहीं दे पाते हैं। और ये बड़ा एक सोचनीय विषय है कि हम 75 साल की आज़ादी के बाद हम विश्व में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। और इसके लिए प्रति वर्ष जो 1.5 लाख जो मौत होती है उसमें 50,000 ऐसी भी मौत होती है जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। लेकिन ये जो 1.5 लाख जो मौत है, आखिर ये कौन से लोग हैं? हमारे विश्व में जो प्रथम विश्व युद्ध या सेकेंड युद्ध हुआ उसमें भी लोग नहीं मरे, उतने हमारे भारत में प्रति वर्ष मर जा रहे हैं। आखिर ये कौन से लोग हैं? ये भी किसी के जो सरहदों पे जो जिसके पिता लड़ रहे हैं उनके भी बच्चे मरते हैं, कोई डॉक्टर के, हम जैसे सोसाइटियों में ही होती है। लेकिन हमारे देश में वो गुस्सा नहीं होता है। और उसी चीज़ को लेकर के मैं ऐसे जगहों पे जाता हूँ, जो कार्य करता हूँ, लोगों को करता रहता हूँ, टोकता रहता हूँ कि उनके अंदर गुस्सा आए। वो गुस्सा आज मेरे ऊपर भले ही टोक रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस चीज़ को जब करीब से देखेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे कि मैं अपने मित्र को खोने के बाद जो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जागरूकता की नहीं बल्कि एक संघर्ष लड़ रहा हूँ हादसों के प्रति, कहीं ना कहीं उस अभियान का हिस्सा बनेंगे। तो यही मेरी सोच रहती है। और मेरी सोच जो मजबूत रहती है, जिस इरादे से लड़ता हूँ, तो सामने वाला भी कहता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं ये जो अच्छा मैसेज दे रहा है, और लोग फिर मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसमें मुझे सफलता भी मिलती है। मित्र की उस दुर्घटना से आपका वो सफ़र शुरू हुआ और उस सफ़र के साथ साथ जब आप यहाँ तक आज पहुँच गए हैं, उस मोमेंट को जब याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? वो आज भी मेरे लिए बहुत बड़ा दुख होता है कि जब मेरे मित्र के हादसे हुए थे उस वक्त नोएडा एक्सप्रेसवे था और उस पर तमाम गाड़ियाँ बहुत अभी कम चल रही थी। लेकिन 1 घंटे हादसे के बाद भी वो चिल्लाता रहा, कोई उसको उठाने तक के लिए भी नहीं आया। आज हमारा भारत कोई भी हादसा होता है तो लोग उसको हॉस्पिटल न पहुंचाने की जगह या कुछ भी तस्वीर या वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्प के लिए आगे नहीं आते हैं। तो वो आज भी जो सोच होती है, वो 1 घंटे बाद उसने मोबाइल फ़ोन भी उठाया कि शायद मैं अपने मित्रों को कॉल करूं ढूंढने के बाद, लेकिन मोबाइल फ़ोन भी टूट चुका था। तब तक शाम हो चुकी थी। शाम के बाद उसका जो बाइक का इंडिकेटर था वो लाइट जल रही थी, क्योंकि एक्सीडेंट्स के बाद वो खाई में गिरा हुआ था और बाइक का भी नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन आवाज़ें उस रोड तक नहीं जा पा रही थी। उस इंडिकेटर के लाइट की वजह से जो सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने हॉस्पिटल जो कि पहुँचाया उस समय, और
हॉस्पिटल में आने के बाद मित्र ने सारी बात बताई जो चीज़ें, लेकिन 1 घंटे के बाद वो कोमा में चला गया। और हम सारे दोस्त जो 8 दिनों तक लगभग हम सिर्फ एक आवाज़ के लिए तरसते रहे, और हमें नहीं लगा कि हमें मित्र छोड़ करके चला जाएगा। हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ, और कहीं चोट भी नहीं लगी थी क्योंकि उस वक्त भी हॉस्पिटल में बातें कर रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अपनी सांसें तोड़ देगा और ज़िंदगी में साथ अब उससे बात नहीं हो पाएगी। और उसी चीज़ को, एक कचोट को लेकर के, जो माता पिता का वो उस समय जो दर्द देखा, जो चिता हमने देखी, वो एक मन में आज भी हंसा उठता है कि जो आज भी दुर्घटना वाले परिवार से कभी मुझे कॉल आती है, अलग अलग भारत के जो राज्यों से, और उनका जो अनाथ हो चुके हैं बच्चे भी कॉल आते हैं। तो इस तरीके से ये जो पीड़ा आज भी मुझे एक हौसला देती रहती है कि मैं आगे अपनी लड़ाई, मुझे अपने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़नी है, और कहीं ना कहीं इन हादसों के प्रति हमें लड़ाई तो आपके इस पूरी घटनाक्रम से 3 चीज़ें ज़रूर समझ में आई। एक तो सड़क पर हेलमेट बहुत ज़रूरी हुआ, क्योंकि हेलमेट होता तो शायद वो बच जाता। बिल्कुल। दूसरी चीज़, गाड़ी मेंटेन होनी चाहिए। इंडिकेटर की वजह से व्यक्ति उस तक पहुंचा। कई दफ़े हम होते हैं कि इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते, ख़राब हो जाता है तो हम उसको रिपेयर भी नहीं करवाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, ज़िंदगी में एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आपका वो दोस्त नहीं होता तो शायद हेलमेट मैन नहीं मिलता हमें, और हम उसका बैठ करके इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। तो ये हेलमेट मैन के सफ़र घर से निकलने की शुरुआत थी। लेकिन जब आप सफ़र पे चलते हैं तो वहाँ फूल की पंखुड़ियों से ज़्यादा कांटे भी आपको मिलेंगे। फूल की पंखुड़ियों की बात सब करते हैं, यानी क्रीमी लेयर आपको सब इंटरव्यूज़ में इनके देखने को मिली होगी। लेकिन उन कांटों पे जब चले हैं, जो पावर छलनी हुए हैं, उन छलनी पैरों की जब घाव कैसे लगे, घाव में कितना दर्द है, उन सब की बात हम इसके दूसरे एपिसोड में करेंगे। तो इस एपिसोड से ज़्यादा ज़रूरी आपको वो एपिसोड देखना है, क्योंकि वहाँ पर उन सफ़र की पूरी दास्तान सुनाई जाएगी जो आज मौजूदा समय में चल रही है।